Hello guys. So let's start with the question number 2 of tutorial sheet 4. In the last video we discussed question number 1. So this was the actual experiment which was conducted in Berkeley. It was called the Bevatron experiment. So Bevatron at Berkeley was built with the idea of producing anti-protons. एंटी-प्रोटॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमने ये फैसिलिटी डेवलप करी थी. एंड दिस इज अ हाई एनर्जी प्रोटॉन स्ट्राइक, जहाँ पे क्या होता है, एक हाई एनर्जी का प्रोटॉन स्ट्राइक करता है एक दूसरे प्रोटॉन को विच इज एट रेस्ट, क्रिएटिंग इन एडिशन ओरिजिनल पेयर्स अ प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन पेयर. व्हाट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन? व्हाट डज थ्रेशोल्ड एनर्जी मीन्स कि कितनी एनर्जी चाहिए इस प्रोटॉन की बीम को इस रिएक्शन को प्रोड्यूस करने में. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. So let me write the first reaction. So proton beam, ये beam है, ठीक है. First proton is the beam and the second proton is at rest. They produce, apart from the original products, they produce a pair of proton and antiproton. ठीक है. So हमें क्या करना है, इसमें भी एनर्जी निकालनी है. बेसिकली एनर्जी ऑफ दिस प्रोटॉन, एनर्जी ऑफ दिस प्रोटॉन निकालनी है. सो कैसे करेंगे, देखो अगेन थोड़ा कंजर्वेशन से देखते हैं. फोर मोमेंटम अगर आप कंजर्वेशन निकालोगे, सो फोर मोमेंटम वेक्टर, फोर मोमेंटम बिफोर कोलिजन मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड्स में है, बिफोर कोलिजन इन लैब फ्रेम, तो वो किसके इक्वल होगा. देखो अगर मैं इंडिविजुअली इनका फोर मोमेंटम्स लिखूं तो इसका फोर मोमेंटम जस्ट हाँ, तो अगर मैं इसका फोर मोमेंटम वेक्टर लिखूं तो वो किसके इक्वल होगा, इसका सिंपली किसके इक्वल होगा, E बाई सी कोमा P के इक्वल. ठीक है, क्योंकि ये बीम है तो इसका 3 वेक्टर मोमेंटम भी होगा. लेकिन ये प्रोटॉन किस पे है, रेस्ट पे है. तो रेस्ट पार्टिकल का जो 3 वेक्टर मोमेंटम है किसके इक्वल होता है, MC कोमा 0 के इक्वल. ठीक है. सो अगर मैं टोटल 4 वेक्टर मोमेंटम लिखूं बिफोर कोलिजन तो वो किसके इक्वल होगा, सिंपली E बाई सी प्लस MC कोमा P. लेकिन अगर आप आफ्टर कोलिजन फोर मोमेंटम लिखने की कोशिश करते हो, आफ्टर कोलिजन इन लैब फ्रेम, तो क्या होता है, ये 4 प्रोटॉन्स है, जैसे 3 प्रोटॉन एंड एक एंटी प्रोटॉन, इनका डिफरेंट क्या होगा, 3 वेक्टर मोमेंटम्स होगा. मींस इनका डिफरेंट P1, P2, P3 एंड P4. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमें इनका क्या लेना पड़ता है, क्रॉस प्रोडक्ट्स लेना पड़ता है, तो कैलकुलेशन काफी लॉन्ग हो जाती है उस केस में. तो हम इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में इंस्टेड ऑफ लैब फ्रेम वी यूज सेंटर ऑफ मास फ्रेम. उससे होता क्या है, जब आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आते हैं ना, तो आपके पास जितने भी मोमेंटम्स होते हैं इनके, ये 0 हो जाते हैं, 3 वेक्टर मोमेंटम. हम इस एक्सपेरिमेंट को ऐसे देखते हैं, तो फाइनल स्टेट को मैं ऐसे देखता हूँ, मतलब कि फाइनल स्टेट 4 वेक्टर्स इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, जस्ट लाइक दिस, कि प्रोटॉन ओरिजिनल पेयर, यहाँ पे प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन पेयर. सो अगर आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आते हो ना, तो इनका जो मोमेंटम होता है वो 0 हो जाता है. तो उस केस में हमारे पास इनका 4 वेक्टर मोमेंटम लिखना आसान हो जाता है. तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो, 4 टाइम्स MC कोमा 0, ये टोटल 4 वेक्टर मोमेंटम है. ठीक है, टोटल 4 मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. एंड जो इनिशियल था वो मैंने यहाँ पे लिखा था,
E by C प्लस MC कोमा P। सो अब मैं क्या करूँ, वापस से अपनी उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड एंड इनको इक्वेट करेंगे, बिकॉज ये इनका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इनवेरिएंट क्वांटिटी के इक्वल होता है। सो स्क्वायर ऑफ 4 वेक्टर before and after collision is equal, so जब आप स्क्वायर करोगे, सो E by C प्लस MC कोमा P, इस क्वांटिटी का आप स्क्वायर करोगे एंड जो राइट हैंड साइड में है क्वांटिटी, इसका स्क्वायर करोगे तो सिंपली आपको किसके इक्वल आएगा, 4MC कोमा 0, ठीक है। सो जब आप इस चीज का स्क्वायर करोगे तो कैसे होता है, स्पेस जो इसका स्पेस कंपोनेंट होता है वो उसका स्क्वायर, E बाय C प्लस MC स्क्वायर एंड माइनस टाइम्स इस क्वांटिटी का स्क्वायर, एंड दूसरी क्वांटिटी माइनस पी के साथ होती है तो मोड पी स्क्वायर, सो माइनस ऑफ पी स्क्वायर। यहाँ पे सिंपली कितना हो जाएगा, ये 16m स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने प्रोटॉन लिखा है, ये प्रोटॉन किसका है, इनकमिंग जो बीम है प्रोटॉन की, इनकमिंग बीम ऑफ प्रोटॉन, जो कि किसके इक्वल है, अगर मैं P की बात करूं सो ये किसके इक्वल आएगा, अगर इस रिलेशन से प्लस m स्क्वायर सी पावर 4, अगर मैं P यहाँ से कैलकुलेट करूं P स्क्वायर, तो P स्क्वायर किसके इक्वल होगा, E स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस m स्क्वायर सी पावर 4 डिवाइड बाई C स्क्वायर। सो C स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ E बाई C प्लस MC, एक काम करिए, इनका भी स्क्वायर ओपन कर दीजिए, सो m स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स EM माइनस ये E स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर एंड ये प्लस हो जाएगा m स्क्वायर C स्क्वायर, राइट हैंड साइड में हमारे पास 16m स्क्वायर C स्क्वायर। सो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे कितना है 2mc स्क्वायर, राइट हैंड साइड में 14 बचेगा, सो 14m स्क्वायर C स्क्वायर, एक m भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक पावर m की कैंसिल हो जाएगी, 2 से 14 कट जाएगा, सो आपके पास जो एनर्जी आएगी वो आएगी 7mc स्क्वायर। तो ये आपके पास किसकी एनर्जी आई है, एनर्जी ऑफ इनकमिंग बीम ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। लेकिन हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालनी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी मींस जस्ट इस टोटल एनर्जी में से ये टोटल एनर्जी ऑफ इनकमिंग बीम है, टोटल एनर्जी ऑफ इनकमिंग बीम। तो इसमें से क्या करिए आप, जस्ट उसकी रेस्ट मास एनर्जी को माइनस कर दीजिए, तो माइनस ऑफ प्रोटॉन की रेस्ट मास एनर्जी कितनी होती है, mc स्क्वायर। सो आपके पास जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी required to produce proton and antiproton pair, to produce proton and antiproton pair is simply 6mc स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब यहीं पे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को भी डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में। सो मैं एक बार इंसर्ट कर लेता हूँ क्वेश्चन को। या सो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। इन अ फिक्स टारगेट एक्सपेरिमेंट, अ प्रोटॉन बीम विद अ मोमेंटम is directed towards a proton at rest. Okay, determine the maximum mass
capital M of a particle that can be generated through this interaction. Further, calculate the beam momentum required to produce the same mass M when two proton beams collide with each other. So फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले. अगेन क्या है, एक बीम ऑफ प्रोटॉन है, उसको हमें कोलाइड करवाना है. प्रोटॉन एट रेस्ट, ये रेस्ट पर है, ये इसकी बीम है. एक पार्टिकल प्रोड्यूस होगा, लेट्स कॉल इट कोई भी एक्स पार्टिकल प्रोड्यूस होगा लेट्स से. तो इस एक्स पार्टिकल का जो मास है वो कैपिटल एम हमें गिवन है. ठीक है, ओके, दैट द मास ऑफ दिस पार्टिकल एक्स इज कैपिटल एम. तो हमें इस मैक्सिमम मास को, मतलब हमें ये देखना है कि इस रिएक्शन से कितना मैक्सिमम मास प्रोड्यूस हो सकता है. ठीक है, तो लेट्स सी. देखो वापस से हम क्या करेंगे, अप्रोच वही रहेगी, फॉर मोमेंटम का हम यूज करेंगे फॉर आर कैलकुलेशन. तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इनके इंडिविजुअली 4 वेक्टर मोमेंटम्स लिख रहा हूँ. तो इसका बीम का कितना होता है, ई बाई सी, इसका कुछ मोमेंटम हो. ठीक है, ई बाई सी कोमा पी. लेकिन रेस्ट है, रेस्ट मास पार्टिकल है, सो इसको मैं एम कोमा एम सी कोमा 0 से लिख रहा हूँ. ठीक है, एंड ये वाला पार्टिकल का कितना होगा, एम सी कोमा 0. ये 4 वेक्टर मोमेंटम्स हो गए. ठीक है, इन तीनों पार्टिकल के. अब इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, देखो जब आप काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन करते हो तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि आप अगर आप सी को ड्रॉप कर दें अपने पूरी कैलकुलेशन के अंदर, तो आपके पास आपका आंसर चेंज नहीं होता है. ठीक है, तो मैं इस रिएक्शन में सी को ड्रॉप कर रहा हूँ. ठीक है, ड्रॉपिंग सी, क्योंकि जो यूनिट्स हैं वो सेम रहती हैं बेसिकली. ड्रॉपिंग सी ऑन बोथ साइड्स. तो सिंपली अगर मैं ई कोमा पी एम कोमा 0 एम को कैपिटल एम कोमा 0 ऐसे लिखता हूँ तो ये भी सेम चीज इंप्लाई करती है. ठीक है, सो वापस से क्या करते हैं, इनका मोमेंटम्स लिखते हैं. अगर देखो आपको इंसिडेंट बीम है ना, जो उसका प्रोटोन, उसका मोमेंटम दे रखा है आपको. सो इनकमिंग बीम की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे आप, एनर्जी, ये जो कैपिटल ई है ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं. सो एनर्जी ऑफ इनकमिंग बीम, इनकमिंग बीम इज रूट, होता कितना है बेसिकली, ये रिलेशन कितना होता है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी पावर 4. लेकिन हम यहाँ पे यूनिट्स सी को कितना मान रहे हैं, 1. इसको बोलते हैं नेचुरल यूनिट्स. सी को हम 1 मान लेते हैं, नेचुरल यूनिट्स. तो अगर मैं यहाँ से भी सी को ड्रॉप कर दूं तो आपके पास मोमेंटम गिवन है, कितना है, 100 GeV समथिंग गिवन है, 100 GeV. सो 100 स्क्वायर प्लस रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन हमें पता होना चाहिए कितना होता है, 938 इसका स्क्वायर. सो आपके पास जब ये स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास एनर्जी आएगी ऑलमोस्ट 100.404 GeV. ठीक है, एनर्जी ऑफ इनकमिंग बीम है ये. सो इसको मैं क्या कहते हैं, प्रोटॉन 1 बोलता हूँ इसको. लेट्स कॉल इट प्रोटॉन 1 और दिस इज प्रोटॉन 2. ठीक है, जस्ट टू डिफरेंशिएट. सो अब क्या करते हैं, वापस से क्या करेंगे, अपना 4 वेक्टर मोमेंटम्स कंजर्वेशन करेंगे. कंजर्वेशन ऑफ 4 मोमेंटम. ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वापस से. प्रोटॉन 1 के लिए उसका 4 मोमेंटम कितना होगा, सिंपली ई कोमा पी. प्रोटॉन 2 के लिए कितना होगा, एम कोमा 0. ठीक है, यहाँ पे ई कोमा पी एंड एम कोमा 0. 4 मोमेंटम बिफोर कोलिजन. सो पी P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 4 वेक्टर आफ्टर 4 मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, जो कि पार्टिकल x का गिवन है. ठीक है, सो स्क्वायर करते हैं दोनों साइड एंड
स्क्वायर करते हैं बेसिकली पहले, पी स्क्वायर ऑफ P1 पी स्क्वायर ऑफ प्रोटॉन 2 प्लस 2 टाइम्स P1 इंटू P2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर ऑफ एक्स पार्टिकल। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा? सिंपली मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल मतलब फर्स्ट प्रोटॉन सी स्क्वायर प्लस मास ऑफ, दोनों प्रोटॉन का मास तो सेम है, जो रेस्ट पे और जो प्रोटॉन बीम है दोनों का मास सेम है, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे तो किसके इक्वल आएगा? ई डॉट एम के सिंपली इक्वल आएगा। सो 2 टाइम्स ई एम एंड राइट हैंड साइड में किसके, जस्ट इसके मास, इसका मास था कैपिटल एम सी स्क्वायर। अगेन मैं क्या करूँगा, सी स्क्वायर को ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, पूरी इक्वेशन से। सो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? अपना ई निकाल सकता हूँ। सो 2 टाइम्स ई डॉट एम सॉरी ई तो हमने कैलकुलेट किया है ना जस्ट अभी ऊपर 100.04 ई जी, तो कैपिटल एम आ जाएगा बेसिकली मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, हमें मैक्सिमम मास कितना जनरेट कर सकते हैं इस रिएक्शन से वो निकालना है ना। सो यहाँ से अगर मैं कैपिटल एम की बात करूँ सो वो आएगा स्क्वायर रूट 2m स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ई डॉट एम। सो कैपिटल एम इज इक्वल टू 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन 2 टाइम्स 0.938 टाइम्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई कितना आया था 100.04 GeV एंड मल्टीप्लाई बाय, देखो यहाँ पे आपको इसको मल्टीप्लाई कर लेना क्योंकि ये GeVs के अंदर था एंड यहाँ पे हमने 0.938 लिया है, सो ये MEVs के अंदर था। ठीक है, सो आप 10 की जो पावर्स होती है उतने बैलेंस कर लेना एंड यहाँ पे m कितना होगा 0.938। सो आपके पास जो मास आएगा इस पार्टिकल का विच विल कम आउट टू बी 13.8 GeV। तो इतना मैक्सिमम मास आप जनरेट कर सकते हैं जब आप कितने एनर्जी की बीम देते हैं 100 GeV। 100 GeV की आपकी इंसिडेंट बीम थी, इंसिडेंट बीम, तो आपके पास आफ्टर रिएक्शन मास कितना जनरेट हो रहा है? ऑलमोस्ट 13.8। लेकिन जब आप सेम एक्सपेरिमेंट दोनों बीम्स के साथ करते हैं, मतलब जो फर्स्ट प्रोटॉन था उसको भी आप मूविंग करा देते हैं, सेकंड प्रोटॉन को भी आप बीम लेके आते हैं, इन दोनों का कोलिजन करते हैं, सो जो मैक्सिमम मास जनरेट होता है इस केस में वो कितना होता है? ऑलमोस्ट E इज ऑलमोस्ट 6.81 GeV, 6.81 GeV। लेकिन इस केस में हमारी टोटल एनर्जी कितनी होती है? इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी, जो कि 100 GeV से तो ऑलमोस्ट कम ही होगी। ठीक है, सो हमेशा जो कोलाइडिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं व्हेन बोथ बीम्स आर मूविंग, सो इस केस में हमारे पास जो एनर्जी जनरेट होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द इंसिडेंट एनर्जी। ठीक है, सो इनको बोलते हैं कोलाइडर एक्सपेरिमेंट्स। ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, कोलाइडर एक्सपेरिमेंट व्हेन बोथ प्रोटॉन बीम्स आर मूविंग। फर्स्ट केस में था कि एक प्रोटॉन बीम मूव कर रही है, दूसरा प्रोटॉन रेस्ट पे, सो 100 GeV लगाने के बाद हमें मिल कितना रहा है मास? 13.8 GeV, तो बहुत कम है। लेकिन इस केस में अगर आप दोनों प्रोटॉन बीम्स को कोलाइड करवाते हैं तो आपके पास जो मास होगा वो 6.81 GeV होगा, लेकिन ये ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इन बीम्स की इंसिडेंट एनर्जी से। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। Through further, they calculate the beam momentum required to produce the same mass m when two proton beams collide with each other and each moving with equal and opposite momentum. ठीक है, सो इस केस में जब आप इसका मास आप कैलकुलेट करोगे ना तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट बीम जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो ऑलमोस्ट इक्वल आएगा
मास ऑफ दिस पार्टिकल प्रोड्यूस्ड डिवाइड बाय 2, एंड अगर हम फर्स्ट केस से उठाएं तो ये वैल्यू किसके इक्वल आती है, 6.81 GeV के इक्वल आती है, इसका हाफ। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टिकल फिजिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो रिएक्शंस है उनको बैलेंस करेंगे, आपको प्रॉपर थंब रूल बताऊंगा मैं कैसे चेक करते हैं किसी रिएक्शन को कि पॉसिबल है या नहीं है। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।